हेलो दोस्तों, गोला क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ प्राचीन इतिहास के जो मानव युग जो था उसके पीडीएफ के क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके बारे में जानेंगे। लगभग 50 से 55 क्वेश्चन का सॉल्व है। ये सभी परीक्षाओं में इनके आने की संभावना है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं, वो उन पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल गोला क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। पूछा गया है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम जानते हैं इतिहास जो है वो हमें जो बीत गई हैं उन बातों का लिखित, हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि इतिहास क्या है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक चैनल का दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें डिस्कस किया था हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले था प्रागैतिहासिक, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसमें पूछा गया है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किसका किया जाता है? तो मैंने बताया था जो बीत गया हो, मतलब अतीत जो हो गया हो उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इतिहास के तहत हमें किसका अध्ययन करना सिखाता है? वो हमें अपने बीते हुए समय के बारे में बताता है। और बीता हुआ समय हमें किस प्रकार वो बताता है? तो वो 3 भागों में बांट के उसने बताया था। एक था जो लिखा न गया न पढ़ा गया था, उसके बारे में तो हमें वो उसमें पत्थरों के बने औजारों और उनसे सभी से उसके बारे में जानकारी मिली थी। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल जब आया था तो उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था कि कुछ चीज़ें जो थीं जो लिखी गई हैं और वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। तो उसमें हमने इस सिंधु घाटी की सभ्यता का एक एग्जाम्पल दिया था, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, तीसरा बताया था ऐतिहासिक काल जो था हमारा, वो उसके बारे में जाने थे कि वो ऐतिहासिक काल जो है उसमें लिखा भी गया है, उसके बारे में पढ़ाया भी जा चुका है और हम लोग पढ़ते भी हैं वो सारी चीज़ें ऐतिहासिक काल में। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन से वो मैंने बता दिया। उसके बाद में इतिहास के बारे में जानकारी या अध्ययन किसका किया जाता है? तो वो अतीत के मतलब बीते हुए समय के बारे में उसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में बता रहा है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं एक होता है विक्रम संवत और एक होता है शक संवत। ठीक है, एक विक्रम संवत होता है और एक होता है शक संवत। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। क्या होती है? बहुत कन्फ्यूजन इसमें होती है कि कौन सा संवत कब स्टार्ट हुआ। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विक्रम संवत होता है और एक होता है शक संवत। तो विक्रम संवत जो था ये हमारा 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। और शक संवत जो स्टार्ट हुआ था ये हमारा स्टार्ट हुआ था, ये हमारा 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और शक संवत को ही हम लोग इस समय राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाए हुए हैं। ठीक है, ये कब किसने स्टार्ट किया था? ये हम कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये समुद्रगुप्त ने चलाया था। क्या चलाया था? इसने विजय जब प्राप्त किया था तो उसी के उपलक्ष्य में इसने 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया था जिसका नाम था विक्रम संवत। और ये चलाया था किसने? कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जातक किसका ग्रंथ है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जातक जो है वो किसका ग्रंथ है? तो जातक कथाएं हमने सुनी होंगी कि जातक कथाएं होती हैं, ये किसका ग्रंथ है? ये हमारा किसका है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक में बौद्ध धर्म की कथाओं मतलब दी हुई हैं, ठीक है। बौद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं जो दी हुई हैं वो जातक में ही वर्णित हैं। बुद्ध की पुनर्जन्म की जो भावनाएं दी हुई हैं वो किसमें? जातक में। ये ग्रंथ है किसका है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता को जिन्होंने खोज निकालने में जो दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो हमने बताया था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। 1921 में कौन थे? दयाराम साहनी थे। 1922 में कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। RD बनर्जी भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये दोनों लोग भारतीय थे, ठीक है। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल इसके जो थे अध्यक्ष थे। खुदाई जब करवाई गई थी उसके अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, ठीक है। प्रभारी कौन था? जॉन मार्शल था, ठीक है। प्रभारी अगर पूछे तो जॉन मार्शल था, ठीक है। बाकी दो भारतीय कौन से? दयाराम साहनी और राखलदास। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहन जोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। ये सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? ठीक है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुप्त काल में। सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी हुए थे, ठीक। शुद्ध किसने जारी किए थे? शुद्ध तो हमारा किसने जारी किया था भाई? कुषाण में कनिष्क ने जारी किया था। किसने जारी किया था? तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं 3, आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो सर्वाधिक सिक्के तो हमारे जारी हुए थे किसमें? सर्वाधिक सिक्के हमारे जारी हुए थे गुप्त काल में। सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में, 1 मिनट। सर्वाधिक सिक्के हमारे गुप्त काल में जारी हुए थे, ठीक है। उसके बाद में अगर ये पूछ ले कि सबसे मतलब शुद्ध सिक्के, सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? तो सोने के सिक्के कुषाण वंश में जारी किए थे। कुषाण वंश में शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था, ठीक है। शासक कौन था? कनिष्क था, ठीक है। कनिष्क के समय में शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। कनिष्क के समय में हिंद यवन इसमें दिया हुआ। हिंद यवन के बारे में जानते हैं। हिंद यवन क्या था? इसने सबसे पहले जो थे सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करने वाला शख्स कौन था? वो हिंद यवन का था। हिंद यवन का कौन था? वो था मिनांडर था। मिनांडर, ये वही मिनांडर जिसके पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, ठीक है। ये वही मिनांडर है। मिनांडर ने हिंद यवन राज्य का शासक था वो, उसी ने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। सोने के सिक्के जारी करने वाला हिंद यवन का शासक था। सर्वाधिक सिक्के गुप्त वंश में जारी हुए थे, ठीक है। और शुद्ध सिक्के एकदम सोने के, प्योर सोने के सिक्के किसने, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? वो हमारा किया था, वो किसने किया था? वो किया था कनिष्क ने। किस शासक का था? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुडुलकट फिसेज नाम था उनका। क्या था? कुडुलकट फिसेज नाम क्या था? कुडलकट फिसेज नाम था उनका, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। क्या नाम था उनका? कुजुलकट फिसेज। कुजुलकट
फिशेज, ठीक है। ये नाम था किसका? कुषाण वंश के। सब मौर्य वंश का सभी को मालूम होगा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का सभी को मालूम होगा, ठीक है। और हिंदी यवन का वो था, हिंदी यवन का कौन था? डेमीट्रियस था। कौन था? डेमीट्रियस। हिंदी यवन का कौन था? डेमीट्रियस था, ठीक है। ये मतलब सभी के मालूम हो गए, बता देता हूँ मैं। संस्थापक तो सभी को याद होते हैं, ठीक है। डिस्कस कर रहा हूँ तो पूरी डिटेल में डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे? ठीक है, क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस, ठीक है, किस स्थल से रोमन सिक्के जारी हुए थे? तो अरिकमेडू स्थल था, वहाँ से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? स्पीड में करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, लंबी वीडियो हो जाएगी, तो स्पीड में करते हैं, ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा, ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें गुफाएं हैं, उसमें शैल चित्र बने हुए हैं, ठीक है, उसके लिए ये गुफा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्राचीन काल में जो बर्मा देश था, बर्मा को प्राचीन नाम क्या कहते थे? तो उसको कहते थे सुवर्ण भूमि। क्या कहते थे? सुवर्ण भूमि। बर्मा को क्या कहा जाता था? सुवर्ण भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकोर वाट को क्या कहा जाता है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो लैटिन भाषा में लिखी गई है। प्लिनी द्वारा जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है वो लैटिन भाषा में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चचनामा सिंध का इतिहास है। चचनामा जो है वो सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो मूल रूप में ये अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा जो है ये कहाँ का है? सिंध का इतिहास है और ये इसकी भाषा कौन सी है? मूल रूप में इसकी भाषा अरबी भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव से, प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन उठ के आया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो वो हमें मिला है हथनोरा। हथनोरा से जो क्या मिला है? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हमको मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था। मतलब पुरापाषाणकालीन जो मानव था उसका जीवन कैसा था? प्राकृतिक था। प्राकृतिक था मतलब वो प्राकृतिक के ऊपर ही निर्भर था पूरी तरीके से, तो उसका जीवन कैसा था? प्राकृतिक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? इसका मतलब पुरापाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे उनका धंधा क्या हुआ करता था? तो वो शिकार खेलते थे, ठीक है। क्या करते थे? वो शिकार खेलते थे। शिकार में जो भी मारते थे उसको खाया करते थे, उनका यही धंधा हुआ करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? ये लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? शिकार किया करते थे, दौड़ा करते थे। शिकार के पीछे हिरन हुआ, भेड़ हुआ, इसके पीछे वो दौड़ के उनका शिकार किया करते थे, ठीक है। मनोरंजन का यही उनका साधन था। क्या साधन था? शिकार करना उनका मनोरंजन का साधन हुआ करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? ये पढ़ा चुका हूँ मैं,
पूरा पाषाण काल में जो था मनुष्य ने क्या खोज लिया था, उसने आग की खोज कर ली थी। पूरा पाषाण काल में मनुष्य द्वारा क्या खोज लिया गया था, उसने आग की खोज कर ली थी। आग की खोज कैसे की थी वो मैं डिटेल में बता चुका हूँ। आज केवल क्वेश्चंस पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में, प्रस्तर मतलब पाषाण युग या पत्थर के युग, जहाँ पे पत्थर की अधिकांश चीज़ें पत्थर की अधिक हुआ करती थी, तो प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। मतलब अधिकांश औजार किसके बने हुए थे ये हमसे पूछ रहा है। तो स्फटिक जो था, स्फटिक के बने हुए थे। मतलब पाषाण युग में जो था स्फटिक के अधिकांश औजार बने हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, संस्कृत किस संस्कृति का दूसरा नाम था। सोहन संस्कृति जो थी वो किस संस्कृति का दूसरा नाम हुआ करता था, ये पूछा गया। तो पूरा पाषाण संस्कृति जो थी उसी का नाम सोहन संस्कृति था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थीं। उसकी विशेषताएं नव पाषाण काल में उसकी विशेषताएं बताई। नव पाषाण काल में आपको समझा चुका हूँ। देखते हैं, खेती बाड़ी तो नव पाषाण काल का मानव सीख लिया था, ठीक है। पशुपालन, उसने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ये भी सही है। स्थायी बस्तियों में रहने लगा था, ठीक है, मतलब उसने वैवाहिक जीवन स्थापित करके वो स्थायी रहने लगा था, ये भी मैंने बताया था, ठीक, ये भी सही है। लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। लेखन कला का मतलब लिखना पढ़ना अभी तक उसको नहीं आया था, लेखन कला का उसका विकास नहीं हुआ था। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। तो इसमें देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक के खाद्य उत्पादक बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक मतलब संग्रह किया उसने, ठीक है। किस काल में उसने संग्रह करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। संग्रह करना उसने कब स्टार्ट कर दिया था, उसने नव पाषाण काल में उसने संग्रह करना स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये पूछा गया है। तो हमारा जो मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ से हमें उपमहाद्वीप कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। मतलब मेहरगढ़ है ये स्थित कहाँ पे है, तो इसको हम कह सकते हैं ये पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कौन सा, मेहरगढ़ जो स्थान है वो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम सबसे पहले उपयोग में लाया गया था वो कौन सा अनाज था, तो वो हमारा गेहूं था। क्या था, गेहूं था, ठीक है। गेहूं हमने सबसे पहले यूज में लिया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। गेहूं के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हुए हैं। कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं। किसके, गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2
के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सहायता से उसके उत्तर को चयन कीजिए। ये हमारी कूट सहायता दी हुई है, इसमें से हमें उत्तर चयन करना है। पहले हम मिलाते हैं, ठीक है। हमने बता दिया था पहले आपको, ठीक है। तो देखते हैं, पुरापाषाण काल में क्या कहा जाता था? अखेटक या संग्राहक कहा जाता था, अभी पीछे बात करके आए। मध्यपाषाण काल में अखेटक या पशुपालक कहा जाता था। नवपाषाण काल में क्या कहा जाता था? नवपाषाण काल में कहा जाता था खाद्य उत्पादक, मतलब इसने खान उत्पादन करना। अब ताम्रपाषाण कृषक हुआ करता था। तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये सामने सामने लिखे हुए थे, ठीक है। ये बिल्कुल सामने सामने लिखे हुए थे, किसको क्या कहा जाता है ये मिलाना था, ठीक है। पुरापाषाण काल में अखेटक था, मध्यपाषाण में अखेटक के साथ में उसने पशुपालन का है, इसने खाद्य संग्रह कहा गया था, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या कहा था? खाद्य उत्पादक कहा गया था। ताम्रपाषाण काल में कृषक कहा जाता था, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का कलाक्रम व्यवस्थित कीजिए। कलाक्रम क्या था? तो पहले तो उसने पाषाण युग आया, फिर ताम्रपाषाण युग आया, उसके बाद कांस्य युग आया, फिर लौह की खोज हुई थी, ठीक है। कैसे इसको पता लगाएंगे? तो पहले पत्थर के औजार मिले थे, मिले, उसके बाद उसने क्या किया? उसने तांबे की खोज की थी, तब ये ताम्रपाषाण युग आ गया था, ठीक है। मानव पहले तो पत्थर के औजार बनाया करता था, तो पाषाण युग, फिर उसने तांबे की खोज की तो ताम्र युग, उसके बाद कांस्य युग, यानी याद होगा ना आदि ऐतिहासिक काल का लास्ट का समय, उस सिंधु घाट, उसमें जो है कांस्य का प्रयोग, तो कांस्य युग आया। उसके बाद लोहे का खोज हुई थी, ठीक है, लोहे की खोज हुई थी, ठीक है, लोहे के साथ अतरंजी खेड़ा में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, ठीक है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो बड़े पत्थर जो हुआ करते थे, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें कह सकते हैं, वो जो है उसके बारे में ये बता रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो है आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारी परीक्षाओं में, ठीक है। एसएससी में पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं एसएससी की परीक्षा कौन सी लगी है? एसएससी जीडी के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? वो हमारे डार्विन थे। डार्विन ने क्या किया था? क्रमिक विकास के सिद्धांत को सिद्धांत को पहली बार में उन्होंने वैज्ञानिक प्रतिपादित किया था, ठीक है। कौन थे? डार्विन थे, ठीक है। अगला चार्ल्स डार्विन थे जो थे, कौन से ये चार्ल्स डार्विन कौन थे? ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चार्ल्स डार्विन हम क्या कह सकते थे? एक जीव विज्ञानी हुआ करते थे, ठीक है। तभी तो इन्होंने मानव के क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। कौन थे ये? चार्ल्स डार्विन। एक ये जीव वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो चार्ल्स डार्विन हम कहाँ के वासी थे? इंग्लैंड के वासी हुआ करते थे, ठीक है। इसको पूरी तरीके से अगर देखें तो चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने क्या किया था? मानव के क्रमिक विकासवाद का प्रतिपादन वैज्ञानिक ढंग से सबसे पहले किया था। ये रहने वाले इंग्लैंड के थे, ठीक है। कौन थे ये? एक जीव वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन करता है? ठीक है, किस मत या उसने क्या क्या मतलब क्या कहने का मतलब कि धर्म बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन करता है? तो देवीय उत्पत्ति मत का, जो देवीय उत्पत्ति मत थी उसका ये खंडन करते हैं, ठीक है। देवीय उत्पत्ति मत जो थी उसका ये खंडन करते हैं, ठीक है।
देवी उत्पत्ति मतिके। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीच, द ओरिजिन ऑफ स्पीच बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है। ये एक बुक है, ठीक है, बुक का नाम क्या है, ये बुक का नाम है, ठीक है। इसके लेखक पूछ रहा है, तो ये लेखक इनके कौन है, चार्ल्स डार्विन ही इसके लेखक हैं। ये पुस्तक किसकी लिखी गई है, चार्ल्स डार्विन द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स डार्विन के रचना, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीच बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यही कब प्रकाशित हुई थी। मतलब चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है, ये किस पहले पूछी गई, उसके बाद उसको कब प्रकाशित हुई थी इसके बारे में बताना है। तो ये प्रकाशित हुई थी 1859 में। कब प्रकाशित हुई थी, 1859 में। द ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किसकी, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, 1859 में ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिसेंट ऑफ मैन, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी पुस्तक है, तो ये भी चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन की। द डिसेंट ऑफ मैन ये भी एक कृति है, ये कृति किसकी है, ये भी चार्ल्स डार्विन की कृति है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किससे किसने कहा था, मतलब निम्नलिखित में से किसने कहा था जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतात्मक प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। ठीक है, जिसके मतलब कहने का जीवों में अस्तित्व के निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतात्मक प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। ये किसने कहा था, मतलब कि जीवों में जो जीव होते हैं उनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और जो मतलब योग्यता रखते हैं, जो भी प्राणी योग्यता रखते हैं वो केवल बच जाते हैं, बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी हमारा किसने कहा था, चार्ल्स डार्विन ने ही इसको भी कहा था। क्या कहा था, निरंतर चलती रहती है कि परिणाम स्वरूप जो अस्तित्व में होते हैं वो उनके अंदर योग्यता होती है, तभी वो बच पाते हैं, वरना वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवपाषाण उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति के किस पुरातत्वविद ने ओलियम्पिक रिवॉल्यूशन जो था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी थी। ठीक है, क्या कह रहा है, तो उसमें क्या इसमें क्या लिखेंगे, गार्डन चाइल्ड। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था। मतलब किस काल में जो था किसान का जीवन, तो नवपाषाण में किसान का जीवन जीना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से स्पष्ट करेंगे। कथन और कारण क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। ठीक है, अगला क्या कारण क्या दिया हुआ है, कारण दिया है इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। ठीक है, नवपाषाण कालीन मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में रहते थे। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, झोपड़ी से ही उस बारिश और इससे बचेंगे, तो तथा आर ए क्या सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा। तो हमारा क्या क्वेश्चन ए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्या है, अगला कह रहा है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृत भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया था। ठीक है, मतलब मृत भांड मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया उसने, तो वो किस में किया था, नवपाषाण काल में उसने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, प्रथम साक्ष्य, तो निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला,
तो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला हमें? मेहरगढ़ से मिला था प्रथम साक्ष्य। ठीक है, मेहरगढ़ बता चुका हूँ कहाँ है, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? ये बुर्जहोम भी है, मर्दभांड भी है, मर्तांड भी है, गुफकाराल है, लेकिन पांडु राजार डीबी ये जो है ये स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, चिरांद जो है ये स्थित नहीं है, बाकी ये सभी कोलीडीवा, मेहरगढ़, लहुरदेवा ये सभी स्थित हैं, ये नहीं स्थित है, ये नहीं स्थित है। ठीक है, चिरांद जो है ये नहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवपाषाणिक स्थल पोयनलंगतान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में? मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है या स्थित है? ठीक है, नवपाषाणिक स्थल सबसे दक्षिण में, तो दक्षिण में सबसे पय्यमपल्ली जो है ये सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ये देखिए, बनास संस्कृति जो है उसका दूसरा नाम, मतलब संस्कृति का दूसरा नाम है, किस संस्कृति का दूसरा नाम? तो आहड़ संस्कृति जो थी, आहड़ संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? बनास संस्कृति है, या बनास संस्कृति का दूसरा नाम आहड़ संस्कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप है? तो नवादा टोली जो है प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप है। कौन सा? नवादा टोली मालवा संस्कृति का। और नवादा, अगला क्वेश्चन है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली जो थी उसका उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने जो था, एच.डी. सांकलिया ने इसका जो था खनन किया था। ठीक है, उत्खनन जो थे, उत्खनन करता एच.डी. सांकलिया थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवादा टोली जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये नवादा टोली जो थी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नवादा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार हैं? तो 40 प्रकार जो हैं कितने प्रकार हैं? 40 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 40 हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित महापाषाणिक संस्कृति स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? क्या कह रहा है, सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल महापाषाणी संस्कृति का स्थित है? तो आदिचन्नलूर जो था ये सबसे दक्षिण में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत के कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरना समर्पित क्षेत्र में मिले हैं। मतलब नदी और झरने के झरना जो था उसके किनारे मिले हुए हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है, इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। दूसरा क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, संभव हो पाती। तो जो चीज़ झरने के किनारे या नदी के किनारे होगी तो उसमें जो है जल की पूर्ति तो हो जाएगी, ये तो सही है। तो इसका मतलब ये ए और सी स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, तो स्पष्टीकरण करते हैं तो ये वाला ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? ठीक है, ताम्र जो है उसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है?
तो गुनगेरिया, गुनगेरिया जो थी गुनगेरिया से इसके मिले हुए हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र भंडारण से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? जो भंडारण से जो तांबे से भरा हुआ ये भंडारण गुनगेरिया जो प्राप्त हुआ था, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भोजपत्र या भुर्जपत्र मतलब भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने के ग्रंथ आदि लिखे जाते थे। ठीक है, उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। क्या कह रहा है? भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? मतलब भोजपत्र का जो प्राचीनतम मतलब साक्ष्य जो मिला है वो भारत में कहाँ से मिला है? तो ये मिला है श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर मिला है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, मतलब श्रृंगवेरपुर जो है वो कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। श्रृंगवेरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। श्रृंगवेरपुर से क्या मिला था? भोजपत्र जो मिला था प्राचीनतम साक्ष्य, वो हमारे श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश से ही मिला था। तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा इलाहाबाद जिले में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से मिला है? इलाहाबाद जिले से श्रृंगवेरपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है।